वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन चैनल में। बात करेंगे आज हम द हिंदू एडिटोरियल्स, उसके हम कुछ टॉपिक्स जो हैं एडिटोरियल है वो टेकअप करेंगे, उसको मैं समझाऊंगा आपको। आइए शुरू करते हैं। पहला एडिटोरियल है, ये रिलेटेड है यूनाइटेड नेशन में इंडिया और पाकिस्तान के जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं उनको एनालाइज किया गया है। इसको हम पढ़ देखते हैं क्या है। राइटर ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन का 75th जो सेशन हुआ उसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों के स्टेटमेंट्स आए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी, उन्होंने फोकस किया इंडिया के रोल पे एट वर्ल्ड स्टेज और साथ ही साथ इस चीज़ पे फोकस किया कि किस तरीके से यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म लाया जा सकता है और सिक्योरिटी काउंसिल में को एक्सपेंड करके इंडिया को रोल देना चाहिए, परमानेंट रोल मिले विथ वीटो पावर। इसके बारे में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बात किया। वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है खान, इमरान खान, उन्होंने बात किया इंडिया के अगेंस्ट। इन्होंने इश्यूज़ उठाए, 370 का इशू उठाया, सीए का इशू उठाया और साथ ही साथ जितने भी एलिगेशंस इंडिया पे लगा सकते थे वो उन्होंने लगाया। नाउ राइटर का ये कहना है कि मोदी गवर्नमेंट जो है उनका जो स्पीच रहा वो एक स्टेट्समैन्स की तरह रहा, लेकिन जो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर की जो स्पीच थी वो उन्होंने इल्ज़ाम लगाए, एक्यूज़ किया इंडियन गवर्नमेंट पे स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ इस्लामोफोबिया का आरोप लगाया और ये कहा कि एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है आरएसएस की और उसको कंपेयर किया नाजी के कॉन्सेप्ट से। जो नाजी कॉन्सेप्ट था रेशियल प्योरिटी का एंड सुप्रीमेसी का, वो उनका कॉन्सेप्ट है। और साथ ही साथ पाकिस्तान ने ये कहा कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है दे आर प्लानिंग फॉर क्लीनिंग ऑफ द माइनॉरिटी, इसके इल्ज़ाम लगाए। और साथ ही साथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको न्यूरमबर्ग लॉ से कंपेयर किया और असम में जो डिटेंशन कैंप है सीए के बाद में जो शुरू हुए हैं उसको कंपेयर किया कंसंट्रेशन कैंप जो नाजी जर्मनी का था। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें उठाए और साथ ही साथ कश्मीर के इशू को उठाया और ये कहा कि 370 को हटाना और रीऑर्गेनाइज करना जम्मू एंड कश्मीर को, वो एक तरीके से गलत था। तो पाकिस्तान का जो स्पीच था यूनाइटेड नेशन में वो सभी मैक्सिमम इसी पॉइंट पे थे। एंड देन फिर ये भी कहा कि कश्मीर जो है इट कैन बी अ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट। सो राइटर ये कह रहे हैं कि जो इमरान खान की स्पीच थी वो ईजिली इसको काउंटर किया जा सकता है और डिसमिस किया जा सकता है। कैसे? वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान के खुद के रिकॉर्ड्स हैं माइनॉरिटी को लेके वो इतने ख़राब हैं कि पाकिस्तान को कोई भी आरोप लगाना नहीं बनता है। और फिर ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ये लॉ है कि जो माइनॉरिटी है वो हाई ऑफिस में नहीं अपॉइंट हो सकते हैं और उसके साथ साथ भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है भारत को एक सेकुलर डेमोक्रेसी के रूप में डिक्लेयर करता है। उसके बाद जो पाकिस्तान ने एक्यूज़ किया है स्टेट टेररिज्म के लिए, सो उनका ये कहना है कि FATF की मीटिंग, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मीटिंग होनी है अक्टूबर में, वहाँ पे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है और पाकिस्तान को कई एक्शन लेने के लिए कहा गया था। सो दैट विल बी अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान कि वो प्रूफ करेगा कि टेररिज्म के खिलाफ उन्होंने क्या एक्शन लिया है। साथ ही साथ जो पाकिस्तान ने बात की है 370 और JNK को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बारे में, तो पाकिस्तान ने खुद ही ये डिक्लेयर किया है कि गिलगित बल्तिस्तान जो एरिया है, जो इंडिया का मानना है कि वो JNK का पार्ट है, इंडिया का पार्ट है, उस गिलगित बल्तिस्तान को एक प्रोविंस के रूप में डिक्लेयर कर दिया है और वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी सही है कि पाकिस्तान ने अभी तक जो नॉन कश्मीरीज है उनको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वहाँ पे बसाते आ रहे हैं कई सालों से। सो पाकिस्तान के खुद के जो पॉइंट्स हैं इंडिया के अगेंस्ट वो खुद ही उनका पालन नहीं करता है और सभी को पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पे उसको डिसमिस किया जा सकता है। सो दिस इज़ अ गुड पॉइंट, गुड आर्टिकल। इसको मैंने आपको समझा दिया क्या पॉइंट्स थे इसमें, दैट आई हैव एक्सप्लेन यू वेरी वेल। नाउ वी विल टेक इट द नेक्स्ट आर्टिकल। द नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? ये इंडिया श्रीलंका से रिलेटेड है। क्या है इसमें, इसको देखेंगे। इंडिया श्रीलंका के बीच में समिट हुई है जो दोनों इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके काउंटर पार्ट है महिंदा राजपक्षा। सितंबर 26 को मीटिंग हुई और उसके बाद में उस मीटिंग में टेकअप किया गया तमिल स्पीकिंग जो पीपल है वहाँ पाकिस्तान में श्रीलंका में, उनके इश्यूज़ को टेकअप किया गया। जो नॉर्थन पार्ट है श्रीलंका का तमिल बाहुल्य है, तमिल इनहेबिटेशन है वहाँ पे, और वहाँ पे इशू रहा है थ्रू आउट
जब तक LTT का वॉर चलता रहा वहाँ पे 1987 में अकॉर्ड साइन किया गया था, जो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, उनके निर्देश पे और श्रीलंका के बीच में। और उसके बाद में 13th अमेंडमेंट लाया गया था 1988 में श्रीलंका में। और 13th अमेंडमेंट के तहत जो तमिल स्पीकिंग लोग हैं नॉर्थन एरिया में श्रीलंका के, उनको और पावर दी जानी थी, उनको डेवोल्यूशन ऑफ पावर, मतलब पावर उन तक पहुंचानी थी। क्या हुआ इसमें अभी देखते हैं हम इस आर्टिकल में। जो मीटिंग हुई है सितंबर 26 को, उसमें इंडिया ने स्टेट किया है कि इंडिया इक्वालिटी, जस्टिस, पीस एंड रिस्पेक्ट विद इन अ यूनाइटेड श्रीलंका फॉर तमिल्स, ये एक्सपेक्ट करता है। और साथ ही साथ रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस, मतलब जो बातचीत है तमिल्स और बाकी जो पार्ट्स है श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में, बातचीत के लिए बिल्कुल भी प्रतिबद्ध है। एंड देन व्हाट द स्टेटमेंट सेड, फिर ये भी कहा कि श्रीलंका वुड वर्क, मतलब श्रीलंका काम करेगा जितने भी उसमें एथनिक ग्रुप्स हैं उन सभी के भलाई के लिए, उनकी एक्सपेक्टेशंस को रियलाइज़ करने के लिए, इंक्लूडिंग तमिल्स, उसके लिए काम करेगा। फिर उसके बाद हुआ क्या, इसमें हुआ ये कि जो राजपक्षा ऑफिस है उनके द्वारा एक सेपरेट स्टेटमेंट जारी किया गया इस जॉइंट स्टेटमेंट के बाद, और उसमें 13th अमेंडमेंट का कोई जिक्र नहीं किया गया। 13th अमेंडमेंट मैंने अभी आपको बताया 1987 इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड के बाद साइन किया गया था, और इसमें पावर शेयरिंग की बात की गई थी। जो तमिल एरियाज़ हैं श्रीलंका में उनको, मतलब तमिल्स को प्रॉब्लम था, जो दूसरी एथनिक ग्रुप है उनसे लगातार लड़ाई रहती थी तमिल्स की। सो ये 13th अमेंडमेंट में कहा गया था कि जो पावर डेवोल्यूशन लोकल लेवल पे, जैसे अपने यहाँ पंचायत म्यूनसिपैलिटी है, उसी तरीके से पावर का डेवोल्यूशन किया जाएगा। सो 13th अमेंडमेंट की बात नहीं हुई। अब ये है, इस जो स्टेटमेंट है उसमें एक बात कही गई कि 13th अमेंडमेंट के तौर पे काम नहीं होगा। जो मेजॉरिटी अभी मिला है, अभी रिसेंटली श्रीलंका में इलेक्शन हुआ, 2/3 मेजॉरिटी प्राप्त हुई है जो अभी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है उनको, और उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाने जा रहे हैं। और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो प्रेसिडेंट है उनकी पावर तो बढ़ेगी ही, और साथ ही साथ ये भी बात चल रही है कि 13th अमेंडमेंट जहाँ पे कि तमिल्स को जिसके थ्रू राइट्स की गारंटी थी उसको भी ख़त्म करने की बात की जा रही है। सो दैट इज़ वाई इंडिया इज़ वरिंग नाउ, क्योंकि इंडियन जो स्टेट है तमिलनाडु, वो काफ़ी इंडिया में भी तमिल स्पीकिंग लोग हैं, और उन्हीं के तर्ज पे भारत चाहता है कि श्रीलंका में जो तमिल लोग हैं उनको इक्वल राइट्स मिले और उनको सही ढंग से ट्रीट किया जाए। एक लंबा इतिहास रहा है श्रीलंका में तमिल जो लोग हैं उनका, और LTT के लीडरशिप में काफ़ी बड़ी लड़ाई लड़ी गई श्रीलंका में एक अलग स्टेट बनाने के लिए, अलग एक कंट्री बनाने के लिए। अलग कंट्री तो नहीं बन पाया, लेकिन वो पूरे वार के दौरान में कई तमिल्स जो हैं और श्रीलंकन आर्मी भी काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी हुई, काफ़ी लोग मारे गए, और फाइनली 2000s में जाके ये वॉर ख़त्म हुआ। ओके, नाउ एक अलग कंसर्न इसमें यह है कि चाइना का इन्फ्लुएंस श्रीलंका में वो बढ़ते चला जा रहा है। कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स चाइना करने जा रहा है, तो इंडिया को ये भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ये भी एक बात है कि जो वॉर हुआ 2005-6 में, जब वॉर शुरू हुआ उस समय इंडिया ने सपोर्ट किया था, और उसके बाद वॉर ख़त्म हो जाने के बाद में, वॉर के समय तो सभी ने श्रीलंका से ये कहा था कि तमिल लोगों के लिए स्पेशल उन्हें करना चाहिए, बट अभी पीछे जाके श्रीलंका को जिम्मेवार ठहराने के लिए इतना ना समय है, ना ही नो वन इज़ इंटरेस्टेड इन दैट। सो ऐसे समय पे भारत की जिम्मेवारी है कि तमिल जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करे। इसी वजह से जो ये बायलैटरल कोऑपरेशन हुआ, इसमें सिर्फ 15 मिलियन ग्रांट फॉर बुद्धिस्ट कल्चरल एक्सचेंज, इसको एग्री किया गया। लेकिन श्रीलंका के द्वारा और भी चीज़ें मांगी गई थी इंडिया से, जिसमें कि करेंसी स्वैप के बारे में, और जो डेप्ट है श्रीलंका का, भारत का डेप्ट श्रीलंका पर, उसको डेफर यानी बढ़ाए जाने के लिए बात कही गई थी, लेकिन उसके बारे में एग्रीमेंट नहीं हुआ। सो दैट इज़ रिगार्डिंग द इंडिया श्रीलंका। नाउ विल टेक अप, ये जसवंत सिंह हैं और इनके बारे में हम बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इनका देहांत हो गया, और देखते हैं हम इसमें क्या है। इसमें ये कह रहे हैं, जो जसवंत सिंह हैं ये बता रहे हैं कि जब न्यूक्लियर ब्लास्ट इंडिया के द्वारा न्यूक्लियर टेस्ट किया गया 1998 में, उस समय जसवंत सिंह थे डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, और वो उस समय जितनी मीटिंग्स थी उसमें वो पार्टिसिपेट करते थे। एंड देन जो न्यूक्लियर टेस्ट के बाद में अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशन ख़राब हुए थे, उनको ठीक करने की इम्पोर्टेंट जिम्मेवारी जसवंत सिंह को दी गई थी। और
उस पे जो जसवंत सिंह है उन्होंने काफ़ी काम किया और इसके दौरान कई ऐसे इश्यूज थे जिन पे कि ये काम किया गया। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या रहा इसमें। और उसके बाद कई मीटिंग्स 98 से लेके सितंबर 2000 तक कई मीटिंग्स की गई और इस मीटिंग्स के बाद में जो पोजीशन थी, जो सिचुएशन थी, वो काम डाउन हुई। बिकॉज अमेरिका जो है काफ़ी ज़्यादा इंडिया से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ था इस न्यूक्लियर टेस्ट को लेके। फिर हुआ ये कि फाइनली जब समझौता हुआ तो उनमें 5 बिंदुओं पे समझौता हुआ। अमेरिका और इंडिया के बीच में 5 बिंदुओं पे समझौता हुआ रिलेशन बराबर करने के लिए। क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट के बाद में 98 में पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद में अमेरिका ने और जो यूनाइटेड नेशन है उन्होंने इंडिया पे कई बैन लगा दिया था। तो और डिप्लोमेटिक रिलेशन भी ख़राब हो गए थे, यहाँ तक कि कई कंट्रीज़ के एम्बेसडर भी वापस बुला लिए गए थे। तो काफ़ी बड़ा इस तरीके का डिप्लोमेटिक बॉयकॉट टाइप हुआ था। उसके बाद 2 साल लगे। 2 साल के बाद अमेरिका और इंडिया के रिलेशन नॉर्मल हुए। क्या क्या शर्तें रखी गई? शर्तें जो रखी गई वो ये थी। पहली जो थी कि CTBT कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी को साइन करने के लिए बात कही गई, इंडिया उसको साइन करेगा। फिर ये कहा गया कि इंडिया जो है फिजाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी नेगोशिएशंस इसको ज्वाइन करेगा। आप बताइए मुझे कमेंट में कि ये फिजाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, इसके मेजर पॉइंट्स क्या हैं, क्या था ये क्या ट्रीटी है। तो इंडिया को ये ज्वाइन करना था। फिर इंडिया को ये कहा गया कि न्यूक्लियर आर्सेनल, जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको बनाना इंडिया बंद कर देगा और एक्सपोर्ट जो सेंसिटिव मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी है उसके एक्सपोर्ट पे इंडिया बैन लगा देगा एंड पाकिस्तान के साथ बातचीत करेगा जिससे कि टेंशन रिड्यूस हो। सो इन 5 बिंदुओं पे समझौता हुआ इंडिया और अमेरिका के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशंस फिर से नॉर्मल करने के लिए। फिर इंडिया ने ये कहा कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसके खुद के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। और जो इंडिया ने खुद से ही ये बात कही कि इंडिया नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी इंडिया ने अपनाई। मतलब कभी वॉर होता है तो इंडिया पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई करता है तो रिटेलिएट करेगा। और इस तरीके के उसके साथ ही साथ फर्दर टेस्टिंग पे भी इंडिया ने मॉरेटोरियम लगाया और ये भी कहा कि नॉन प्रोलिफरेशन, मतलब इसको बढ़ावा नहीं देगा, इस टेक्नोलॉजी को बांटेगा नहीं। तो ये इंडिया ने अपने उस समय कदम उठाए थे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो जसवंत सिंह थे, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ये राइटर हैं राकेश सूद, ये एक फॉर्मर डिप्लोमेट है, उन्होंने ये बात लिखी है। ओके, नाउ लेट्स सी, नाउ वी विल टेक अप द नेक्स्ट आर्टिकल। ये नेक्स्ट आर्टिकल है, ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है। ये है यूनाइटेड नेशन से संबंधित। इसमें ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन एंड द रिट्रीट फ्रॉम मल्टीलैटरलिज्म। सो मतलब कई जो कंट्रीज़ हैं उनको मिला के समूह, उन सभी का डिसीजन मेकिंग को इम्पोर्टेंस देना, सभी ग्रुप्स को, कई सारी कंट्रीज़ को मिला के डिसीजन लेना, दैट्स वन पार्ट ऑफ मल्टीलैटरलिज्म। तो ये राइटर क्या कह रहे हैं पहले देख लेते हैं। ये जो राइटर हैं ये हैं फॉर्मर एम्बेसडर टू ईरान रह चुके हैं और यूनाइटेड नेशन इश्यूज़ में इन्होंने डील किया है इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। तो लेट्स सी क्या ये कह रहे हैं, अपने एक्सपीरियंस क्या दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो 75th एनिवर्सरी है वो सितंबर 21 को बनाया गया, एक डिक्लेरेशन उसमें लिया गया। फिर उसके बाद जो UN सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने कहा था कि जो पैंडमिक है कोरोना एक 5th हॉर्समैन है और किसी ने इसको प्रेडिक्ट नहीं किया था। और उन्होंने फिर ये कहा कि इस पैंडमिक कोरोना की वजह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो उसको अचीव हम अब जल्दी नहीं कर पाएंगे। नाउ फिर ये भी राइटर ये कह रहे हैं कि मल्टीलैटरलिज्म को एक चैलेंज मिला है और ये चैलेंज कैसे मिला है, ये उन लोगों से नहीं कि जिनके पास नहीं है, बल्कि जो मेन स्टॉक होल्डर थे, जो मेन पावरफुल लोग थे उनसे है। उसमें सबसे बड़ा है यूनाइटेड स्टेट्स। और दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं ब्रेक्सिट का। ब्रेक्सिट का एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि जो नेशनलिज्म है वो स्ट्रांग है एज़ कम्पेयर टू मल्टीलैटरलिज्म। सिंगल यूरोप, यूनाइटेड यूरोप की जगह इंडिविजुअल कंट्री को बढ़ावा देना, यही अभी लोगों के जो कंट्रीज़ हैं उनके सिटीजन्स में यही भावना है। उसके बाद ये कह रहे हैं फिर ये कह रहे हैं कि जो मेजर कंट्री है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स, जिन्होंने इसको बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, वही अब इससे पीछे हट रहे हैं। और स्पीच में थी जो US प्रेसिडेंट की, डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने भी अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया एज़ कम्पेयर टू वरिंग फॉर अदर कंट्रीज़। उसी तरीके से जो चाइना है, ये जब अमेरिका, ब्रिटेन मल्टीलैटरलिज्म से पीछे हट रहे हैं, मतलब कि बाकी कंट्रीज़ का
से हमें ज़्यादा मतलब नहीं है, हमें अपना सोचना है। जब इस थिंकिंग के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे में चाइना एक मेजर रोल वर्ल्ड स्टेज पे लेने की कोशिश कर रहा है। फिर ये कहते हैं कि लेकिन जो चाइना का इनिशिएटिव है वो एक तरीके से, फॉर एग्जांपल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो लोन देना दूसरी कंट्री को और उनको लोन के अंदर दबा लेना, इस तरीके की स्ट्रेटजी है। और इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया, जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है उन्होंने भी इस चीज़ को एड्रेस नहीं किया, जो कंट्रीज़ की का डर है। फॉर एग्जांपल उनके कंट्रीज़ में जाके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, उनको लोन दे दो एंड देन फिर बाद में उनसे स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट अपने पूरे करो। फिर उसके बाद रशिया के बारे में बात कर रहे हैं कि जब यूरोपियन यूनियन और यूएस ने क्राइमेरिया को लेके जब ये सैंक्शन लगाए, तो रशिया जो है वो चाइना के ज़्यादा क्लोजर हो गया। सो रशिया भी ग्लोबल लेवल पे मल्टीलैटरिज्म में कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करना चाहता है। सो इस तरीके से जो परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल में, उन सभी में रिफ्ट है और सभी अपने अपने डायरेक्शन में अपने अपने ग्रुपिज्म कर रहे हैं। तो इससे जो है काफ़ी पर्पस सॉल्व नहीं हो पा रहा है। फिर ये बात कर रहे हैं यूएस और चाइना की जो स्पीचेस रहे, जो सितंबर 22 को जो स्पीचेस हुए, उन दोनों स्पीचेस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाया है। अमेरिका ने कहा है कि ये जो प्रॉब्लम है ये चाइना की देन है, क्योंकि चाइना ने जो इंटरनल वुहान से विद इन चाइना फ़्लाइट बंद कर दी थी, लेकिन इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं बैन की थी। वुहान से फ़्लाइट दूसरे देशों में जा रही थी, लेकिन वुहान से चाइनीज़ सिटीज़ के अंदर फ़्लाइट्स नहीं जा रही थी। तो अमेरिका ने ये कहा है कि ये चाइना ने बहुत गलत किया, इससे कोरोना बढ़ा है। और उसी के साथ साथ चाइना ने उल्टा ये कहा है कि चाइना जो है, चाइना की ये देन नहीं है और चाइना जो है मदद कर रहा है बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी। ओके ना, फ्रांस ने क्या कहा? फ्रांस के प्रेसिडेंट है मैक्रॉन, उन्होंने कहा कि जो चाइना है वो एक इम्पॉर्टेंट जो है थ्रेट होने वाला है, क्योंकि चाइना जो है फ्रंटियर अपनी सीमा से आगे जाके चीज़ों को कब्जा कर रहा है। और साथ ही साथ फ्रांस जो यूरोपियन कंट्री है, उसने टर्की के रोल पे भी क्वेश्चन मार्क उठाया है। टर्की, मैं लगातार आपको बताते जा रहा हूँ कि टर्की हर जगह इंटरफेयर कर रहा है। फॉर एग्जांपल सीरिया में, लीबिया में, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में, और अभी ग्रीक के साथ जो विवाद हुआ वहाँ पे अपनी ड्रिलिंग शिप भेज दी थी। सो जो टर्कीज प्रेसिडेंट है वो भी एक प्रॉब्लम खड़े हो रहे हैं उस एरिया में, मेडिटेरेनियन एरिया में। तो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने इस इशू को भी उठाया है। फिर उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि और क्या क्या चैलेंजेस है यूनाइटेड नेशन के सामने। अचीवमेंट और यूनाइटेड प्रॉब्लम्स की रिपोर्ट सबमिट की गई। इसमें ये बताया गया कि 40 से भी ज़्यादा यूनाइटेड नेशन के पॉलिटिकल मिशन और पीस कीपिंग ऑपरेशन चल रहे हैं, और इसमें 95,000 से ज़्यादा जो आर्मी है, पुलिस है और सिविलियंस वो लगे हुए हैं। फिर वो कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन का जो बजट है वो 8 बिलियन का बजट है यूनाइटेड नेशन का, पीस कीपिंग जो बजट है इनका। तो इस तरीके से ऐसी कई जो है लाइबिलिटीज़ हैं यूनाइटेड नेशन की, और ये बहुत ज़रूरी है कि जो कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज़ हैं लाइक अमेरिका, यूरोप, वो कंट्रीब्यूट करें पैसा, जिससे कि लोगों तक पीस कीपिंग हो, चाहे ह्यूमैनिटेरियन एड हो, वो पहुंच सके। फिर वो बात कह रहे हैं कि जो ह्यूमैनिटेरियन, जो चैरिटी वर्क है, जो लोगों के लिए काम है यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो चीज़ें दी जाती है, वो सब अभी वॉलंटियर बेसिस पे भी काफ़ी हद तक काम है उसमें। और जो डेवलपमेंटल वर्क है यूनाइटेड नेशन का, वो भी वॉलंटरीली कंट्रीब्यूशन के थ्रू होता है, और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू भी हो रहा है। और फिर वो इसी तरीके से अपनी बात कहते हैं कि जो कंट्रीज़ हैं और प्राइवेट फॉर्म्स हैं, उन्होंने भी यूनाइटेड नेशन के फंड में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। दूसरा है एमिशन के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में इन्होंने मेंशन ये किया है, ट्रंप ने ये कहा है कि चाइना का एमिशन वो डबल है अमेरिका के कंपैरिजन में। और उन्होंने ये कहा कि जो पेरिस एग्रीमेंट था उससे अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी जो अमेरिका है वो अपना कार्बन एमिशन क्लाइमेट चेंज के लिए जो ज़रूरी है, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, उसको कम कर रहा है। वहीं जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि चाइना जो है 2060 तक कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव कर लेगा, मतलब कार्बन जो उसका एग्जॉस्ट है उसको न्यूट्रल कर लेगा। फिर दूसरा जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है उनका ये कहना है कि यूरोपियन यूनियन को ये टारगेट न्यूट्रलिटी 2050 तक अचीव कर लेना चाहिए। फिर राइटर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, उन्होंने अपने स्पीच में JNK और इनकी बात की है,
और लेकिन वो ये खुद भूल जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान है उसका रैंक जो है यूनाइटेड नेशन सेल्फ डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में 134th रैंक है, लोवेस्ट है साउथ एशिया में, तो उसको ये ध्यान देना चाहिए। वहीं इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कंट्रीब्यूशन की बात की कि इंडिया किस तरीके से यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितने मिशंस पे अपनी फोर्सेस भेजता है, और लेकिन वो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को यूनाइटेड नेशन क्या देता है। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको चेंज करने की आवश्यकता है, नए मेंबर्स लाइक G4 उनको लाना चाहिए, और जिससे कि जो है यूनाइटेड नेशन और स्ट्रांग हो। सो दिस इज़ द आर्टिकल रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन, और उसमें क्या क्या जो इसका 75th रहा इस समय पे, क्या क्या 75th एनिवर्सरीज में डिफरेंट कंट्रीज़ ने अपनी स्टेटमेंट्स दी एंड व्हाट राइटर इज सेइंग, दैट्स ऑल। सो दैट इज़ ऑल। ये कई टॉपिक्स पे आज हमने बात किया, एंड दिस इज़ द एडिटोरियल एंड आर्टिकल्स ऑफ द हिंदू। जो भी हमारे साथी नए जुड़े हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। थैंक यू।